Hello students, welcome back in new lecture. Last lecture में we have complete the digestion and absorption और अब आपका समझ लीजिए बस एनिमल फिजियोलॉजी बची है ले दे के और तो कुछ लगभग सब कुछ हो गया है। उधर दो चैप्टर आपके एवोल्यूशन है और एक वो ह्यूमन हेल्थ है वो तो हम क्या कराए देंगे। तो आज वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर ब्रीदिंग एंड गैस एक्सचेंज। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है। क्वेश्चन भी यहाँ से एक ही दो ही आते हैं लेकिन सिंपली क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो आपने इसको जो है ढंग से इसको पढ़ना है। थोड़ा यहाँ पे आपने छोटी छोटी डेफिनेशन पे ध्यान देना है, उनकी वैल्यू पे ध्यान देना है, जैसे टीवी, ईआरवी, वीसी, टीएलसी, इन बातों पे ध्यान देना है और उसकी वैल्यू याद करनी है। यहाँ से जो क्वेश्चन आ रहा है पिछले 2-3 साल से वो डिजीज को बेस बना के क्वेश्चन आ रहा है। खासतौर से जो एम्फाइसीमा डिजीज है, एम्फाइसीमा डिजीज बहुत बार वो पूछ चुका है और जो है या थोड़ा सा यहाँ पर जो ऑक्सीजन और जो CO2 का ट्रांसपोर्ट है वहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, स्टार्टिंग से करते हैं, बेसिक उठाते हैं। मैच द फॉलोइंग कॉलम। आपको दो कॉलम दे रखे हैं, यहाँ अर्थवर्म दिया है, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स दिए हैं, फिश दी हैं और बर्ड्स और रेप्टाइल दिए हैं। तो आप समझ ही होंगे ये जानना चाह रहा है कि इसमें रेस्पिरेशन कैसे होता है। पुराना क्वेश्चन लेकिन आता जरूर है। चलिए, तो आपको पता है अर्थवर्म में जो होता है वो स्किन से जो बेटा रेस्पिरेशन होता है, उसकी स्किन मॉइस्ट होती है और जो रेस्पिरेशन स्किन से होता है बेटा उसे कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। तो इसका तो यहाँ प्रॉपर में मैच ही हो गया। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, ठीक है बेटा, आर्थ्रोपोड जो भी हो बेटा, आर्थ्रोपोड में ज्यादातर ट्रेकिया से ही होता है। आप जानते हैं ट्रेकिया से होता है, वो छोटी छोटी ट्यूब का एक जाल उसकी बॉडी के अंदर फैला रहता है, तो उसे हम कहते हैं ट्रेकिया। तो यहाँ पर जो है एक्वेटिक आर्थ्रोपोड में किससे होगा बेटा, वो ट्रेकिया से होगा। इसको हम कहते हैं ट्रेकियल रेस्पिरेशन। फिश में यू नो वेरी वेल, फिश में क्या होते हैं बेटा, फिश में गिल्स होते हैं और रेस्पिरेशन जो गिल्स से होता है उसको हम क्या कहते हैं, ब्रेकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। बर्ड्स रेप्टाइल की बात करें तो इसमें जैसे लंग्स होते हैं और जो रेस्पिरेशन लंग्स से होते हैं बेटा उसको हम कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन, इसको कह सकते हैं। तो हमने मैच कर लिया, ठीक है। अभी हम इसको यहाँ आते हैं, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज इन ह्यूमन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको पूरा सीक्वेंस पूछ रहा है कि जो एयर जो लंग्स तक जाती है, एल्वेयर तक जाती है, वो कैसे जाती है। तो बेटा आप जानते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से शुरू होता है, फिर वो नेजल चैम्बर में खुलता है, उसके बाद वो फेरिंक्स, उसके बाद लैरिंक्स, लैरिंक्स के बाद क्या होगा बेटा, लैरिंक्स के बाद ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई, उसके बाद जो है वो ब्रोंकाई लंग्स के अंदर एंटर कर जाएंगे और वहां फिर प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, ब्रोंकायोल, ठीक है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई नहीं, पहले टर्मिनल ब्रोंकाई आएंगी, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई आएंगी, उसके बाद में एल्वियोलर डक्ट आएगी और उसके बाद में आएगी एल्वियोलाई आएगी, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है, इस बात को फॉलो करते हुए जो है एयर जो है एल्वियोलाई तक जाती है फॉर गैस एक्सचेंज। तो बताइए कौन सा बनेगा, नेजल कैविटी, फेरिंक्स, ट्रेकिया, लैरिंक्स बेटा बाद में आ रहा है तो यहां से गलत हो गया है। नेजल कैविटी, लैरिंक्स, फेरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकायोल्स और इसमें क्या आ गया बेटा, इसमें आ गया ये यहाँ पर बेटा ये लैरिंक्स पहले आ गया तो ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। नेजल कैविटी, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकायोल, हाँ तो बेटा ये हमारा ये सी सही हो गया है, ठीक है। नेजल कैविटी सीधा लैरिंक्स नहीं आएगा बेटा और फेरिंक्स ने बहुत आगे पहुंचा दिया तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ बेटा सी आ गया है। यहाँ आप एक क्वेश्चन और याद करना कि जो ट्रेकिया होता है उस पे इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं जो ट्रेकिया की वॉल को कोलैप्स होने से बचाते हैं। चलिए फिर से करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी विच आर करेक्ट। कौन सा आपको यहाँ पर बेटा सही लग रहा है बताइए। आईसी जानते क्या बेटा, आईसी होता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इसके फॉर्मूले आपकी बुक में है, वो आपने याद करने पड़ेंगे और डेफिनेशन भी याद करनी पड़ेगी आपको। तो आईसी इज इक्वल टू टीवी और आरवी। नहीं बेटा ये नहीं है, क्योंकि आईसी की डेफिनेशन होती है
टीवी प्लस ईआरवी, ठीक है बेटा। तो ये क्या है, इंस्पायर्ड कैपेसिटी क्या हो बेटा, टीवी, और यहाँ क्या आता है, यहाँ आता है ईआरवी, एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम आता है बेटा। तो ये तो यहाँ पर गलत हुआ, ठीक है। वीसी आप जानते हैं, वीसी इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी, और ये टीवी ईआरवी और ये आता है इसके अंदर। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये आपने फॉर्मूले से याद करने पड़ेंगे। वीसी क्या है बेटा, वीसी क्या होता है, एक बार हमने जो है फोर्सफुल जो है एक्सपायरेशन किया, जितनी एयर को हम लंग्स में भर सकते थे उतनी लंग्स को भर लिया। अब हमने एक मोस्ट फोर्सफुल जो है एक्सपायरेशन किया, तो जितनी एयर को हम जितनी जो है एयर को हम जो अंदर ले सकते थे उसको हम कहेंगे वाटर कैपेसिटी कहेंगे, ठीक है। इसकी डेफिनेशन दो तरीके से याद कर सकते हैं, या तो मोस्ट फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद मोस्ट फोर्सफुल इंस्पायरेशन, या उल्टा कर लीजिए, मोस्ट फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद मोस्ट फोर्सफुल एक्सपायरेशन बेटा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी याद करनी है आपने। इसकी वैल्यू में आई थिंक 4.5 लीटर के आसपास होती है, तो ये ठीक है बेटा। आरवी इज इक्वल टू क्या है बेटा, आरवी इज इक्वल टू वीसी एंड माइनस आई आर वी। तो बेटा ये तो नहीं है, सही है ना, क्योंकि आपको पता है आरवी की तो कोई इतनी वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। वैसे भी वीसी आ गया है, ठीक है। तो ये क्या होगा फिर, तो ये तो बेटा गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर गलत हो गया है, ठीक है। और कौन सा बचा, ये है टीवी इज इक्वल टू आईसी माइनस आरवी, ठीक है। टीवी इज इक्वल टू क्या है बेटा, ठीक है, टीवी इज इक्वल टू आईसी माइनस आरवी। तो ये बिल्कुल ठीक है बेटा, आपने पढ़ा ही है। तो आंसर क्या आ गया इसका बेटा, इसका आंसर आ गया सेकंड और फोर्थ। तो सेकंड और ये है ओनली फर्स्ट सेकंड फर्स्ट थर्ड, तो इसका आंसर बेटा ये आ गया है, ये सेकंड और फोर्थ इसका आंसर आ गया है, ठीक है बेटा। तो ऐसे याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है बेटा, एनसीईआरटी में याद करनी पड़ेगी। अब आपको ये दूसरा क्वेश्चन है, मैच द कॉलम फर्स्ट। इसमें आपको टाइडल वॉल्यूम दिया है, इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम दिया है, एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम दिया है, रेजिडुअल वॉल्यूम दिया है, और यहाँ आपने इसको मैच करना है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैच करना है। ये मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसकी क्या मतलब, इसकी क्या डेफिनेशन होती है बेटा। देखो सबसे पहले हम देखते हैं टाइडल वॉल्यूम क्या होता है बेटा। देखिए टाइडल वॉल्यूम बेटा क्या होता है, हम एक नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं, कोई फोर्सफुल एफर्ट नहीं कर रहे हैं। तो एक नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान जितनी एयर को हम इनटेक करते हैं या जितनी एयर को हम बाहर निकालते हैं बेटा, उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। और जनरली इसकी वैल्यू होती है 500 ml होती है। लेकिन इस 500 ml का बेटा क्या होता है, सिर्फ 350 पार्ट ही जो है एल्वियोलाई तक बेटा पहुंचता है, बाकी 150 जानते हैं, बाकी 150 ml है जो बेटा वो डेड स्पेस वॉल्यूम कहलाता है। डेड स्पेस वॉल्यूम जानते क्या होता है बेटा, डेड स्पेस वॉल्यूम हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक का वो पार्ट होता है जो नोज से लेकर टर्मिनल ब्रोंकाइल तक होता है बेटा। तो इसको हम कहते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम कहते हैं। जो ठीक है 500 ml एयर को हम लेते हैं, 500 ml को हम बाहर निकालते हैं, इसी को कहते हैं बेटा टाइडल वॉल्यूम। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 500 ml के आसपास आप क्वेश्चन लगाना है कोई 500 वाला, हाँ ये है तो 500 वाला ये आगे बेटा, ठीक है। तो आपने ऐसे याद करना पड़ेगा। ये है बेटा इंस्पायर्टरी रिजर्व वॉल्यूम, इसे कहते हैं IRV। ये थोड़ा अलग है, ध्यान से सुनना बेटा। इसमें क्या होता है, इसमें हम 500 ml को काउंट नहीं करते, वो उसके बाद होती है। तो इसमें क्या होता है बेटा, IRV का मतलब है कि हम जो हैं एक नॉर्मल ब्रीदिंग कर, एक नॉर्मल इंस्पायरेशन करने के बाद भी कितनी एयर को और इनटेक कर सकते हैं बेटा, उसको हम कहते हैं IRV। जहां भी ये इंस्पायर्टरी रिजर्व वॉल्यूम वाली बात होगी बेटा, यहां हमने 500 ml को जो है इंक्लूड नहीं किया है, चाहे वो IRV हो चाहे वो ERV हो बेटा, यहां हमने 500 को इंक्लूड नहीं किया है, वो उसके बाद है।
तो बेटा इसकी क्या डेफिनेशन बनने वाली है, इसकी डेफिनेशन बनने वाली है द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनटेक फोर्सफुली आफ्टर ए नॉर्मल ब्रीदिंग नोन एज द IRB। और बेटा इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू तो आज याद ही करनी पड़ेगी बेटा, ये इतनी होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, 500 से लेकर 30, 2500 से 30, ठीक है 30 जो है 100 तक इसकी वैल्यू होती है। ERB आप समझ गए बेटा, ERB क्या होने वाला है, ERB होता है, ठीक है ERB क्या होता है बेटा, ERB होता है कि हमने एक नॉर्मल एक्सपायरेशन किया है। जब हमने एक नॉर्मल एक्सपायरेशन किया है बेटा, तो उसके बाद भी हम जो है फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने पर कितनी एयर को बाहर निकाल सकते हैं बेटा, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सपायर्ड इज द वॉल्यूम कहेंगे। और इसकी वैल्यू कितनी आती है बेटा, यहाँ आपने बुक से याद करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू यहाँ इतनी आएगी। ठीक है, ठीक है बेटा, यहाँ पे है रेजिडुअल वॉल्यूम। अब चाहे कोई कितना भी फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर ले, वो अपने लंग्स को बेटा एयर से खाली नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ एयर लंग्स के अंदर बची रहेगी मैक्सिमम एक्सपायरेशन करने के बाद भी। उसी को हम कहते हैं बेटा रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। तो ये है, और यही वो वॉल्यूम है बेटा जिसकी वजह से जो ब्रोंकाई वगैरह हैं, लंग्स वगैरह हैं, वो कोलैप्स नहीं होते हैं, क्योंकि ये एयर हमेशा वहां पर बची रहती है। तो ये यहाँ पर बेटा मैच हो गया है। ठीक है, आपने ऐसा याद करना पड़ेगा। इस बार एक क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा कंफ्यूजन उसने किया, लेकिन इस ताकि जैसे यहाँ आपने फॉर्मूले याद किए बेटा, तो इन पे वो क्वेश्चन भी बना के दे सकता है। जैसे इस बार का क्वेश्चन है, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट्स इज 500, 1000। व्हाट इज द एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इफ द रिजर्व वॉल्यूम इज इतना है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बताओ बेटा। पहली बात तो आप याद करें बेटा, जो वॉल्यूम होगा वो सिंगल होता है बेटा। जो वॉल्यूम होता है उसमें सिंगल एंटाइटी आती है, और जो कैपेसिटी होती है बेटा उसमें एक से ज्यादा एंटाइटी को ऐड किया जाता है। तो ईसी पूछ रहा है, ईसी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है बेटा। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में या जो भी कैपेसिटी है उसमें हम क्या काम करते हैं बेटा, उसमें हम 500 एयर को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ बेटा, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का मतलब ये हुआ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड ड्यूरिंग ए फोर्सफुल एक्सपायरेशन नोन एज द ईसी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो यहां हमने ये नहीं कहा कि नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद ना हमने इसमें यहां पर 500 को इंक्लूड किया है। तो इसका फॉर्मूला बेटा क्या हो गया, ये हो गया, ये इसका फॉर्मूला है EC इक्वल टू टीवी प्लस ERV। टीवी आपको दे रखा 500, ERV आपको दे रखा है 1000, इनको ऐड कर दीजिए तो 1500 आंसर आ जाएगा। तो रेडी आंसर आएगा बेटा। यहाँ बेटा ये आपको जो RV दिया है, यहाँ इसका कोई यूज नहीं हो रहा है, या आपको सिर्फ थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो ठीक है बेटा, ऐसे आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन अगर यहाँ रह गया था, ये ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 occur in 3 form, the correct percentage of CO2 in this form। आपको पता है बेटा गैस एक्सचेंज, तो चलो सिंपल डिफिजन से गैस एक्सचेंज हो जाता है। उसके बाद बेटा जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को लेकर जाता है और CO2 को भी लाता है। तो अब ये पूछ रहा है कहाँ कितना परसेंटेज है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आप जानते हैं जो CO2 टिश्यू से आ रही है उसका जो है बहुत सारा पार्ट बेटा जो है वो RBC के अंदर एंटर कर जाता है बेटा। RBC के अंदर एंटर करने के बाद वहां पर एक एंजाइम होता है, आपने अलग से याद करना है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है। उस एंजाइम के हेल्प से बेटा CO2 और वाटर आपस में रिएक्शन करके H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना देते हैं, और उसी कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में ये कार्बोनिक एसिड टूट कर क्या देता है, H पॉजिटिव आयन देता है और बाइकार्बोनेट देता है बेटा। बाइकार्बोनेट बेटा RBC से प्लाज्मा में आता है
और फिर क्लोराइड Cl नेगेटिव प्लाज्मा से आरबीसी में जाता है बेटा, ये आप अलग से याद करना। इस बात को हम कहते हैं हेम्बर्गर फिनोमिना, या इसको क्लोराइड शिफ्ट भी हम कह सकते हैं। तो 70% ऐसे होता है बेटा, आपको पता ही होगा 7% वो प्लाज्मा की में डिसोल्व होकर चलता है, और 23%, तो ये 20 से 25% क्या होगा बेटा, ये आंसर आ गया। ये क्या काम करता है, ये Hb के साथ जुड़ जाता है और एक कंपाउंड आता है जिसका नाम होता है कार्बोमेनो हीमोग्लोबिन। तो इस तरीके से CO2 का ट्रांसफर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये बन जाता है। CO2 का ट्रांसपोर्ट बेटा ज्यादा इजी होता है, ज्यादा अमाउंट में होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के कंपैरिजन में CO2 बेटा ज्यादा जो है डिसॉल्व हो जाता है। और यहाँ पे आपने एक क्वेश्चन और याद करना, 100 ml 100 ml जो ब्लड होता है वो 4 ml CO2 को, ठीक है, CO2 को कैरी करता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं CO2 कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड कहते हैं बेटा, ठीक है। अभी इसको रब करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हाँ तो बेटा आप दूसरा क्वेश्चन करते हैं। Which of the following factor at tissue level favor the disassociation of oxygen from the oxyhemoglobin? देखिए आप जानते हैं ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो है हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है। इसमें जो 97% जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ आपको पता है वो बाइंड्स हो जाती है, और 3% जो है वो कैसे चलती है, 97% ऐसे चलती है, और जो 3% है वो एज ए ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर चलती है। चलिए पहले हम बात 97% वाला करते हैं। इसमें क्या होता है, एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में 4 जो हैं फेरस आयंस होते हैं, और एक फेरस आयन एक ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। तो इसलिए जो है बेटा एक हीमोग्लोबिन जो है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को लेकर चल सकता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक क्या होता है, एक अनस्टेबल जो है कंपाउंड होता है। जैसे ही ब्लड को मतलब ब्लड जो है टिश्यू से होकर पास होता है, और वहां पर अगर ऑक्सीजन की बेटा कमी हो रही है तो वहां से ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर टिश्यू में चली जाती है बाय सिंपल डिफ्यूजन मेथड। यहाँ आपको पार्शियल प्रेशर भी गैस का याद करना पड़ेगा। एल्वियोलाई में कितना है, ठीक है, टिश्यू में कितना है, ठीक है, और जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है, ये आपको थोड़ी सी वैल्यू यहाँ पर याद करनी पड़ेगी एनसीईआरटी के बुक के। तो चलिए ठीक है। तो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो बेकार जो डिसएसोसिएशन कर्व होता है बेटा वो एस शेप या फिर सिग्मॉइड होता है, आप जानते हैं, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन डिसएसोसिएशन कर्व है वो कैसा होता है, वो सिग्मॉइड होता है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन कैसे जो है रिलीज हो सकती है। तो बेटा इसकी 2 ही कंडीशन है। ब्लड ऑक्सीजन लेके जा रहा है टिश्यू के पास, तो जाहिर सी बात है अगर टिश्यू के पास बेटा कम ऑक्सीजन होगी तो ऑक्सीजन टूट के टिश्यू को दी जाएगी। कम ऑक्सीजन का मतलब बेटा सीधा सीधा है, वहां CO2 जाते होगा। CO2 और pH एक दूसरे के उल्टे होते हैं, आप जानते हैं। अगर CO2 ज्यादा है तो pH अपने आप कम होगा। pH और H पॉजिटिव कंसंट्रेशन एक दूसरे की उल्टी है। अगर pH कम होगा तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, और अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो उसका मतलब ब्लड एसिडिक होगा बेटा। तो ये वो सब कंडीशन हैं जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन को तोड़ देती हैं और ऑक्सीजन को टिश्यू के पास पहुंचाती हैं। इसमें एक कंडीशन हम और ऐड कर लेंगे, एक कंडीशन इसमें होगी बेटा हाई टेम्परेचर। अगर हाई टेम्परेचर है तब भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जो है निकलकर टिश्यू को दे दी जाएगी। तो हमें यही देखना है कौन कौन सा जो है कौन कौन से फेवर कर रहे हैं जिससे वो डिसएसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन।
अच्छा, एक बात आपने और याद करनी है और ध्यान से आपको सुनना है यहाँ पर, अगर ऑक्सीजन ज्यादा निकल रही है, अगर ऑक्सीजन ज्यादा निकल रही है हीमोग्लोबिन से, तो इस बात को हम कहते हैं बोर्ड इफेक्ट कहते हैं। और एक क्वेश्चन भी आता है, इस बोर्ड इफेक्ट में क्या होगा, वो सिग्मॉइड कर्व बेटा राइट की तरफ को शिफ्ट हो जाएगा। कभी क्वेश्चन आता है कि वो सिग्मॉइड कर्व राइट की तरफ कब शिफ्ट हो जाएगा, और उसे क्या कहेंगे। तो अगर ऑक्सीजन ज्यादा निकल रही है तो वो राइट की तरफ को शिफ्ट हो जाएगा, इसी को हम बोर्ड इफेक्ट कहते हैं। अगर वो कम निकल रही है तो वो लेफ्ट की तरफ को शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कंडीशन मैं आपको बड़े अच्छे ढंग से बताई थी। तो जरा देखते हैं कौन सा इसमें यहाँ मैच हो रहा है, बताओ। जो ऑक्सीजन को निकाले, लो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन CO2 उल्टे है तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये तो यहाँ गलत हो गया। लो टेम्परेचर तो हो नहीं सकता, ठीक है। हाई ऑक्सीजन नहीं, जब ऑक्सीजन हाई है तो ऑक्सीजन नहीं जाएगी, तो ये तो इसमें रॉन्ग हो गया। लो ऑक्सीजन, ये पार्शियल प्रेशर बेटा ऑक्सीजन है यहाँ पर, सही है। हाई PCO2 सही है। हाई pH, हाँ pH का H पॉजिटिव, हाई टेम्परेचर, तो मुझे तो ये सही लग रहा है बेटा। आगे देखते हैं, आगे वाला यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ लो टेम्परेचर है। चलो ये ठीक है, लेकिन यहाँ ये भी ठीक है, लेकिन ये तीनों सही है, 1 2 3 सही है, लेकिन इस एक वजह से ये सारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है बेटा, हमारा आंसर यहाँ पर बेटा C आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से डिजीज को लेके आता है बेटा, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से डिजीज को लेके आता है कि बताइए अस्थमा क्या है। तो आप जानते हैं अस्थमा एक टाइप की एलर्जी होती है बेटा। इसमें जो लेरिंजियल मसल्स होते हैं उसमें स्पास्म हो जाती हैं, ट्रेकियल भी उसमें स्पास्म हो जाती हैं, और इसमें एक्सपायरेशन कुछ देर के लिए रुक जाता है और वहां पर एक विजिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। और इसमें जो ब्रोंकाई बेटा वो नैरो हो जाती हैं, जिससे ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है, जो गैस एक्सचेंज है, वो बहुत कम हो जाता है। इसके लिए हम ब्रोंको डायलेटर यूज करते हैं, वो पंप होता है कुछ देर के लिए, वो ब्रोंकाइल को डायलेट फैला देता है, जिससे ऑक्सीजन का जो सर्कुलेशन है वो सही हो जाता है। तो अस्थमा क्या है बेटा, क्या है बताइए। हाँ, ये है स्पास्म इन ट्रेकियल मसल्स, ठीक है। ब्रोंकाइटिस, काइटिस, TIS जहां भी होता है बेटा उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। जो हमारी ब्रोंकाइल हैं, कभी कभी उसमें एलर्जी हो जाती है या इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो जरूरत से ज्यादा म्यूकस बनाने लग जाती हैं, और उस जरूरत से ज्यादा म्यूकस जब बन जाता है तो हमें कफिंग हो जाती है, क्योंकि कफिंग के थ्रू हमारी बॉडी जो है वो ट्रेकिया के जो ट्रैक है उसको जो है क्लीन करना चाहती है। तो इसमें क्योंकि इसमें म्यूकस काफी थिक हो जाता है तो उसका कलर फिर थोड़ा सा ग्रीन और येलो सा जो है बन जाता है। इसको हम क्रोनिक कफिंग भी कह सकते हैं, काफी टाइम से इसमें कफिंग चलती रहती है। तो है कोई इन्फ्लेमेशन, TIS जहां भी होगा इसका मतलब इन्फ्लेमेशन होता है। तो ये यहाँ पे आ गया बेटा, ठीक है। राइनाइटिस, चलिए राइनाइटिस, फिर से TIS आ गया तो फिर से ये इन्फ्लेमेशन हो गई। और राइनो का मतलब होता है नोज, ठीक है। नोज की स्टडी को हम राइनोलॉजी कहते हैं, राइनोलॉजी कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, इन्फ्लेमेशन नेजल ट्रैक्ट, जैसे कि कॉमन कोल्ड में हो जाता है। यहाँ पर एम्फाइसीमा बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्फाइसीमा सबसे ज्यादा पूछी गई है और ये सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होती है। जब कोई काफी टाइम से सिगरेट स्मोकिंग करता है बेटा तो उसमें एल्वियोलाई का जो बीच का सेप्टा होता है वो रप्चर हो जाता है, और वहां पर बहुत सारी एल्वियोलाई की सिंगल एल्वियोलाई बन जाती हैं, जिससे सरफेस एरिया कम हो जाता है और गैस एक्सचेंज कम होता है, डेथ भी हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम्फिसीमा सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होती है। तो क्या है, ये फुली ब्लोन ऑफ एल्वियोलाई, इसमें एल्वियोलाई रप्चर हो जाती है। इसका कोई मैच नहीं है, कफ विद ब्लड स्ट्रेन स्पुटम, मेरा इसका कोई मैच नहीं है। इसका मैं बता देता हूँ, अगर इसमें कोई होगा तो ये टीबी का सिम्टम है। टीबी में क्या होता है बेटा, कफ, बहुत ज्यादा कफ आता है और उस कफ के साथ स्पुटम जो आता है उसमें ब्लड आता है थोड़ा सा। तो ये अगर होता तो ये टीबी का होता, लेकिन नहीं है तो हमने इसको छोड़ दिया है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर फ्यू रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आपको दिए हैं। आइडेंटिफाइड ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर।
ठीक है। अमंग दीज आपको इसमें से पहचानना है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज। तो ये पहले हम बताते हैं ये है क्या चीज। देखिए ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज ऐसे होते हैं बेटा, कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें लगातार जो है जो पर्सन है वहां पे काम कर रहा है उसको डस्ट के एटमॉस्फेयर में रहना पड़ता है। जहां पर स्टोन कटिंग हो रही है, ठीक है, धूल मिट्टी उड़ रही है, तो अगर ये ऐसा पर्सन काफी देर तक उसमें रहता है और बिना मास्क के वहां से काम करता है तो फिर धीरे धीरे उसके लंग्स में ये जो हैं खतरनाक केमिकल इकट्ठे हो जाते हैं जिससे लंग कैंसर तक हो जाता है। जैसे सिलिका है, एस्बेस्टोसिस है, या एल्युमिनियम की डस्ट, जहाँ पे एल्युमिनियम का काम होता है तो ये डस्ट लंग्स में जाकर जम जाती है। तो आपको देखना है कौन कौन सी है बेटा। चलिए कोराइजा, कोराइजा बेटा कॉमन कोल्ड को ही कहते हैं। जब कॉमन कोल्ड ज्यादा खतरनाक होता है तो उसे कोराइजा कहते हैं। तो बेटा ये तो है नहीं। सास, सास की फुल फॉर्म बेटा सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, एक वायरस से होता है। तो इसमें काम का तो मतलब हुआ ही कहीं सिलिकोसिस। हाँ ये सिलिको है, जहां पर सिलिका की डस्ट उड़ती रहती है तो वहां के लोग जो हैं उस बीमारी से सफर करते हैं। एस्बेस्टोसिस आप जानते हैं, एस्बेस्टोसिस भी एक टॉक्सिक डस्ट होती है। तो ये दो हो गए। एम्फाइसीमा हमने बताया ये तो सिगरेट स्मोकिंग से होती है। तो ये ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर यहाँ पर नहीं है। तो कितने हुए? दो ही हुए। थर्ड और फोर्थ है कोई? थर्ड और फोर्थ, हाँ ये आ गया, ये थर्ड और फोर्थ, ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है बेटा, तो आपने ऐसे याद करना है इसको। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, विच सेंटर आर फाउंड इन मेडुला। अच्छा क्वेश्चन है। मेडुला आप जानते हैं हमारा जो रेस्पिरेशन होता है वो सेंट्रल नर्व सिस्टम से कंट्रोल होता है और उसको कंट्रोल करने वाले जो सेंटर हैं वो मेनली मेडुला और पोन्स फेरोलाई में रहते हैं। आप देखते हैं कहाँ कौन सा सेंटर है। विच सेंटर आर फाउंड इन मेडुला। कीमोसेंसिटिव एरिया, नीमो। जो बेटा इसको याद करना बड़ा आसान है, आप इसे याद करें। P फॉर न्यूमोटैक्सिक सेंटर और P फॉर पोन्स। मतलब न्यूमोटैक्सिक कहाँ होगा बेटा? पोन्स में होगा, मेडुला में नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत अच्छी ट्रिक्स है और इस ट्रिक्स के बेस पर बेटा आप जो है वो एकदम से निकाल लेंगे। तो जहां न्यूमोटैक्सिक होगा वो पोन्स में होगा। तो पोन्स में तो पता नहीं करना, हमें तो मेडुला में पता करना है। तो क्या होगा बेटा? कीमोसेंट्री हो सकता था लेकिन इस केस से ये बेटा हमारा हो गया, ये रॉन्ग हो गया। कीमोसेंसिटिव एरिया एंड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, हाँ यही होगा। ठीक है, आप जानते हैं वहां पर एक मेडुला में एक बेसिक रिदम सेंटर होता है। उसमें क्या होता है? डोर्सल इंस्पायरेटिव ग्रुप होता है, वेंट्रल जो है एक्सपायरेटिव ग्रुप होता है बेटा। ठीक है, तो हमारा यही आंसर आ गया है क्योंकि मैंने आपको आसानी से बता दिया। ये जो P है ये पोन्स में होगा और ये P है वो पोन्स में होगा। हालांकि वोमिटिंग सेंटर मेडुला में हो सकता है लेकिन हमें ओवरऑल देखना है। तो P फॉर पोन्स आपने याद करना पड़ेगा, फिर आप कभी भी गलती नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है बेटा। क्वेश्चन और है, द रेस्पिरेटरी सेंटर इन ब्रेन इंस्टिमेटेड बाय। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा। ठीक है, वो कहता है कि भाई आपका रेट ऑफ रेस्पिरेशन किस पे डिपेंड करता है, क्या ऑक्सीजन पे या CO2 पे। तो आप याद कर लें हमारा रेट ऑफ रेस्पिरेशन ओनली एंड ओनली CO2 की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है बेटा। अगर हमारे ब्लड में CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है, CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होने का सीधा सीधा मतलब है ऑक्सीजन कम है। अब ऑक्सीजन कम है तो ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन कहां से आएगी? और ऑक्सीजन तो ब्रीदिंग से आएगी। तो आपने याद करना ऑक्सीजन का कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल नहीं है इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। ये सारा का सारा जो है CO2 की कंसंट्रेशन से होता है। आप एक छोटी सी बात याद कर लें, रेट ऑफ रेस्पिरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल CO2 कंसंट्रेशन। और ये कहां जरा देखते हैं कैसे होगा। चलिए, ये है CO2 कंसंट्रेशन इन वीनस ब्लड। बेटा वीनस ब्लड में तो पहले CO2 ज्यादा होता है, तो ये तो नहीं होने का। ठीक है, वहां तो ये होने का नहीं क्योंकि वहां तो बहुत ज्यादा CO2 है। ठीक है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन आर्टेरियल ब्लड, हाँ तो इसका बेटा यही आ जाएगा। ठीक है, आप जानते हैं ना आर्टेरियल ब्लड का मतलब है डीऑक्सीजन ब्लड, और डीऑक्सीजन ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा होती है। अब जब ये ऑक्सीजन ही कम हो जाती है तो इस बात की इंफॉर्मेशन रेस्पिरेटरी सेंटर को दी जाती है। रेस्पिरेटरी सेंटर अपने आप इस बात को फिर एडजस्ट करता है। तो इसका आंसर भी आ गया। मैं आपको सही बताऊंगा
CO2 कंसंट्रेशन इन द आर्टियल ब्लड, तो इसका कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि आर्टियल ब्लड में तो CO2 वैसे ही बहुत कम होता है, तो वहां पर इसका कोई रोल नहीं है। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन वीनस ब्लड, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वीनस ब्लड में तो पहले ऑक्सीजन बहुत 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 कम होता है। तो आपने डायरेक्ट याद करना है रेट ऑफ रेस्पिरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल CO2। ठीक है बेटा, तो ये टॉपिक इतना ही था, छोटा ही थे टॉपिक है लेकिन अच्छा है। चलिए एक दो क्वेश्चन भी यहाँ से आए तो अच्छी बात है, वैसे जाता है यहाँ एमपीएससी में आ रहा है। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, ठीक है, नए लेक्चर के साथ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।